मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने गाना बंद कर दिया था कई महीनों के लिए। गुरुजी रोज आते थे, बैठते थे, चल गा ले, इस तरह से उनका वक्तव्य होता था, लेकिन मैं नहीं जाती थी और नहीं गाती थी। ऐसे करते करते करीब 7-8 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो कि अभी बैंगलोर में सेटल्ड है, वो उन्होंने कहा कि एक जगह पर जस्ट गाना है, बस एक हमारी इच्छा के लिए। वो भी गुरुजी से ही उन्होंने बुलवाया। तो गुरुजी ने एक भजन सिखाए थे पहले ही, उसको तैयार करवाया। मैं वहाँ गई कंपटीशन में, बेमन से मैंने गाया, वापस आई, पता चला वो लता मंगेशकर अवार्ड का सिलेक्शन था। वहाँ से फिर फाइनल के लिए इंदौर जाना हुआ कंपटीशन के लिए। वहाँ पर वो मिल भी गया। फिर उस चीज़ के बाद मैंने कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा, ना कभी ये मन में आया कि मुझे संगीत छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, संगीत मुझसे नहीं छूटना। साथियों नमस्कार। आज हमारे टाकनॉ के स्टूडियो में छत्तीसगढ़ की बेटी अमृता मैत्रा बनर्जी आई हुई हैं और वर्तमान में वो दक्षिण भारत में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं मैत्रा जी। और आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ से संगीत की विधिवत शिक्षा लेकर के आपने प्रदेश का तो नाम रोशन किया ही, अब जहाँ वर्तमान में केरल में आप कार्यरत हैं, वहाँ भी आपके सानिध्य में इतनी प्रतिभाएं संवर रही हैं, उनका नाम हो रहा है। तो उनसे विस्तृत जानकारी हम लेना चाहेंगे। तो मैत्रा जी, आप बताएं कि संगीत की प्रेरणा आपको कब से मिली और आपने कैसे शुरुआत किया? संगीत की प्रेरणा मैं बचपन में थोड़ा बहुत ऐसे गाती थी और मुझे नृत्य का शौक़ बहुत ज़्यादा था और हमारे घर में नृत्य की थोड़ी पाबंदी थी। और हमारे पिताजी जो थे वो चाहते थे कि गायन लेकर मैं आगे बढ़ूं। तो हमारे घर के पास में ही कल्याणदा, शेखरदा, उनके मतलब शेखरदा की जो वाइफ है, उनकी जो मदर हैं, मतलब उनकी फैमिली हमारे घर के पास रहती थी उस समय। और वो जो ताई जी थी हमारी, उनके पास एक हारमोनियम हुआ करता था। ये मैं आपको बता रही हूँ 6 साल 7 साल की उम्र की बात है। और वो हारमोनियम जब बजाती तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं जाके उसको छूं, थोड़ा सा देखूं, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिलता था। एक बार वो किसी को सिखा रही थी और अचानक उन्होंने सुना कि मैं उसी चीज़ को गुनगुना रही हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाकर हारमोनियम में बजाकर वही चीज़ उन्होंने एक लाइन मुझे सिखाई। वो सिखाने के बाद वही पहली थी जिन्होंने कि पापा को कहा कि इसका मतलब सुर अच्छे हैं इसको गायन में ज़रूर डालें। तो ये पहला जो स्टेप है ये वहाँ से आया। और उसके बाद 8 साल की उम्र से एक छोटे छोटे कुछ कार्यक्रमों में कुछ गाना, भजन गाना या फिर कोई गीत गाना, इस तरह से चलता रहा सिलसिला इसी तरह से। और सबसे पहले मैंने संगीत की शिक्षा श्रीमती सुमति राजीवाले मैडम, वो यहाँ पर शांति नगर में रहती थी, और उनसे सबसे पहले मैंने सीखना चालू किया। परंपरा से नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में मैं बाद में आई हूँ। उस समय मैं सीखती थी और हमारे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, प्रथमा मध्यमा, उसकी पढ़ाई उस समय से स्टार्ट हुई थी। फिर 5th स्टैंडर्ड में पहली बार ऑल इंडिया कंपटीशन में मुझे क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक और फोक में 1st, 2nd, 3rd इस तरह से प्राइजेस मिले। और उसके बाद मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि गुरुजी मुझे सिखाएं, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद भी की। गुरुजी के पास जाते थे और उनसे बार बार कहते थे कि गुरुजी से मतलब आपका आदरणीय मदन चौहान जी? हाँ जी, मेरा पद्मश्री पंडित जी। मदन चौहान जी मेरे गुरु हैं। और उन्हीं के अंडर में जब मैं आई, उसके बाद से गुरु शिष्य परंपरा की जो तालीम है वो उसी तरह से शुरुआत हुई। उनके सानिध्य में आपने किसी खास विधा से अभ्यास किया या सभी तरह के गाने सीखे? शुरू में तो मैं सभी तरह के विधाएं मैं गाती थी। वो मुझे बहुत अच्छे से मतलब उन चीज़ों की जानकारी देते थे कि कैसे करना है। और ख़ास विधा मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो उच्चारण कैसे किया जाता है ये मैंने सीखा उनसे। अच्छा। गाने के पहले ही, गाना तो बाद में आया है, लेकिन एक शब्द का उच्चारण कैसा होना चाहिए, वो चीज़ सबसे पहले मैंने उनसे सीखी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे, और देखिए गुरु शिष्य परंपरा में जो आजकल के बच्चे हैं जिस तरह से सीखते हैं,
आप एक क्लास में अगर कोई नई चीज़ नहीं करा रहे हैं तो अगले क्लास में वो बच्चा आपको दिखेगा नहीं जी। इस तरह की शिक्षा पद्धति अभी हो गई है। आपको अगर मैं अपनी डायरी दिखाऊं, अभी भी कई ऐसे गीत हैं जो गुरुजी अभी भी बोलते हैं अभी नहीं, इसको बाद में देंगे। मतलब उसकी स्थाई अभी भी पक्की नहीं हुई है, इसलिए उसका अंतरा नहीं मिलेगा। वाह, वाह, वाह। तो ये होती है गुरु शिष्य परंपरा। जब तक गुरु समझते हैं कि इसके काबिल नहीं है, तब तक वो चीज़ उस शिष्य को नहीं दी जाती है। छत्तीसगढ़ में आप बहुत अच्छा काम कर रही थी, जी। फिर ये दक्षिण की ओर आपका प्रस्थान कैसे हुआ? प्रस्थान एज यूजुअल गर्ल चाइल्ड, शादी के बाद। अच्छा। जी, उस तरह से प्रस्थान तो हुआ। वर्तमान में आप 2 प्रदेश को देख रही हैं सामने से। जी छत्तीसगढ़ में आपका लालन पालन हुआ जी और दक्षिण में आप संगीत का प्रयोग कर रही हैं। जी। तो दोनों में क्या, मध्य भारत और दक्षिण भारत के संगीत में क्या विशेषताएं नज़र आती हैं, आपको बताना चाहेंगे? विशेषताएं देखिए, हमारे यहाँ का संगीत जब हमारे समय में अभी का मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ। जी। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है कि अभी उस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते जा रहे हैं। जी। लेकिन हाँ, लोगों का देखिए दायरा बढ़ा है, अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल भी इनपुट हो रहा है हर चीज़ में। तो स्वाभाविक है इस तरह का जो एक इवोल्यूशन होना संगीत में भी, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ ही है उसका जो बेसिक चीज़ है वो कभी नहीं बदलता है। अच्छा। है ना। क्लासिकल और शास्त्रीय संगीत जो है वो तो वही रहेगा। शास्त्रीय संगीत जो करेंगे वो शास्त्रीय संगीत करके ही आगे बढ़ेंगे। एक आम जिज्ञासा थी जी कि उत्तर भारत के राग, जी, जैसा कि मध्य भारत उत्तर भारत के राग जी प्रचलित हैं और हमको याद भी हैं, क्या दक्षिण भारत में भी ऐसी कोई रागों की परंपरा से संगीत का? बिल्कुल बिल्कुल। चलन देखिए जो भारतीय संगीत है जी 13वीं शताब्दी तक एक ही जैसी थी। जी उसके बाद जो पर्शियन इन्फ्लुएंस आया है वहाँ से भारतीय संगीत जो बदला है, जी जो हम हिंदुस्तानी संगीत या नॉर्थ इंडियन म्यूजिक कहते हैं, जी। वो एक प्रभाव है पर्शियन म्यूजिक का, पारसी संगीत का। अच्छा। उसका प्रभाव है। जबकि जो ओरिजिनल म्यूजिक हुआ करता था वो चीज़ अभी भी उसके एक बेसिक फॉर्म में अभी भी दक्षिण भारत में सुरक्षित है। अच्छा। तो दक्षिण भारत में जो संगीत का प्रभाव है या फिर जो गायकी है उसमें एक टेक्निकल वोकल कॉर्ड का डिफरेंस है, जी मतलब यूज़ करने का। जी जी। हम जिस तरह से गमक लेते हैं उनके गमक लेने का तरीका अलग है, उनके वॉइस को यूज़ करने का तरीका अलग है। लेकिन आप राग की बात करेंगे तो बिल्कुल बराबर के राग वहाँ पर हैं। अच्छा। सिर्फ संगति या फिर जो मुर्कियाँ हैं या फिर जो गमक है वो अलग होने की वजह से हमको लगता है कि वो थोड़ा अलग तरह का गाना है। अच्छा, और वाद्यों में ताल मात्रा में भी कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। ज़रूर है। लेकिन उन्हीं तालों से हमारे जो हिंदुस्तानी ताल हैं, मतलब जी। आप 3 ताल बोलिए, झपताल बोलिए या फिर रूपक बोलिए, जो भी ताल हम यूज़ करते हैं उन्हीं तालों का कुछ न कुछ संबंध आप ज़रूर निकाल सकते हैं। अच्छा। जैसे कि 3 ताल 16 मात्रा हम जी, यूज़ करते हैं। आप दक्षिण में जाएंगे तो आदि तालम जो है वो 8 मात्रा, तो उसी का जब डबल होता है बिल्कुल वैसी खंड में है। अच्छा। जैसे ही डबल होता है वो 3 ताल हो जाता है। तो वहाँ जो भी आप शिक्षा दे रही हैं जी उसमें दोनों का समावेश करके चल रही हैं या केवल विशेष नहीं, रूप देखिए से? समावेश की जहाँ तक बात है, केरल जो है एक्सट्रीम साउथ है। जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि त्रिवेंद्रम से सिर्फ 2 घंटे की दूरी है कन्याकुमारी, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो समुद्र में गिरेंगे, जी जी। ऐसा हाल है। तो एक इतने सुदूर प्रांत में जिस तरह से जब मैं गई हूँ, 96 की बात है, जी उस समय वहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नाम से लोग सिर्फ फिल्म म्यूज़िक जानते थे। उनको किसी भी तरह की कोई कैटेगरी का कोई अंदाज़ा नहीं था। जी। कि शास्त्रीय संगीत फिर भी वो समझते थे क्योंकि क्लासिकल के जो बड़े आर्टिस्ट हैं कभी कभार एक आध प्रोग्राम उनका हो जाता था। लेकिन ये जो विधाएं हैं, आप सेमी क्लासिकल ले लीजिए, टप्पा, ठुमरी, दादरा या फिर गज़ल, गीत, भजन, ये जो अलग अलग तरह के कॉम्पोजिशन स्टाइल्स हैं हिंदुस्तानी में, इसकी जानकारी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। वो क्लासिकल के छोटा ख्याल बंदिश को भी वो गज़ल बोल देते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। ये नहीं है कि वो इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं। जी। जब रहते रहते वहाँ पर मुझे समझ में आया कि ये जानकारी के अभाव में है, तो मैंने धीरे धीरे मैं जहाँ जहाँ वहाँ पर जुड़ी, थोड़े से वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किए जहाँ पर मैं विधाओं के बारे में जानकारी देती थी। बहुत अच्छा। तो ये विधाओं की जानकारी देते देते लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ी कि इसको कैसे गाया जा सकता है, इतने मेलोडी कैसे आप लोग यूज़ करते हैं। तो फिर जो गमक के प्रकार हैं, ये सब देखिए शास्त्रीय संगीत का प्रभाव है। गमक के प्रकार हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तानी में 15 तरह के गमक यूज़ में लाए जाते हैं। कर्नाटिक में मेजर 10 तरह के
गमक यूज़ में लाए जाते हैं। जो ये एक्स्ट्रा 5 है वो है हमारी मेलोडी, जो मॉड्यूलेशन मीड हम यूज़ करते हैं, अच्छा। वो चीज़ वहाँ नहीं है, वो हम यूज़ करते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो इस तरह से ये चीज़ें, जब आपको शास्त्रीय संगीत की, उसके थियोरी की, सिर्फ गाने से नहीं होता है, आपको थियोरी की जानकारी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थियोरी को भी उसी तरह से पढ़ा जाए जिस तरह की आप गाना चाहते हैं, तब जाके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप उसको अगले मतलब समाज में, अगले जनरेशन में आप उसको पास आउट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। बचपन से आप मंच में बैठ रही हैं जी, और लगातार कार्यक्रम दे रही हैं जी। ऐसा कोई यादगार लम्हा बताना चाहेंगी? बहुत है जी। उसमें से खास कोई? खास मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने गाना बंद कर दिया था कई महीनों के लिए। गुरुजी रोज़ आते थे जी, बैठते थे, चल गा ले, चल गा ले, इस तरह से उनका वक्तव्य होता था, लेकिन मैं नहीं जाती थी और नहीं गाती थी। ऐसे करते करते करीब 7-8 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे बड़े भाई, जो कि अभी बेंगलोर में सेटल्ड है, उन्होंने कहा कि एक जगह पर जस्ट गाना है, बस एक हमारी इच्छा के लिए। तो वो भी गुरुजी से ही उन्होंने बुलवाया। तो गुरुजी ने एक भजन सिखाए थे पहले ही, उसको तैयार करवाया। मैं वहाँ गई कंपटीशन में, बेमन से मैंने गाया, वापस आई, पता चला वो लता मंगेशकर अवार्ड का सिलेक्शन था। वाह। वहाँ से फिर फाइनल के लिए इंदौर जाना हुआ कंपटीशन के लिए। जी। वहाँ पर वो मिल भी गया। फिर उस चीज़ के बाद मैंने कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा, ना कभी ये मन में आया कि मुझे संगीत छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, संगीत मुझसे नहीं छूटने वाला है। तो ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। अगर उस समय गुरुजी उस तरह से मुझे प्रेशराइज नहीं करते या फिर उस तरह से वो साथ नहीं देते, शायद आज मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बात नहीं कर रही होती। छत्तीसगढ़ के गौरव हैं पद्मश्री श्रद्धेय मदन चौहान जी। उनकी प्रेरणा से बहुत से कलाकारों ने बहुत ही अपने आप को निखारा। मुझे गर्व है कि मैं उनकी पहली शिष्या हूँ। जी, पहली शिष्या। बहुत से कलाकारों ने निखारा है उनके सानिध्य में अपने संगीत को। आप मंची कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखा भी रही हैं। हमें ऐसी भी जानकारी मिली है कि आपके प्रशिक्षित बच्चे देश के नामी संगीतकारों के साथ भी हैं। बताना चाहेंगे? जी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार, उन्होंने कर्नाटिक भी नहीं सीखा, इस तरह से भी कई हैं जो कि वहीं के बच्चे हैं, साउथ इंडियन ही है, लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक ना सीख के उन्होंने हिंदुस्तानी को मेन रखा अपना। और उसमें से सबसे प्रमुख नाम जो है वो है श्रीकांत हरिहरन, जो कि रहमान के अंडर में उन्होंने कई सारे गाने गाए हैं और उनके साथ काफ़ी सारे काम वो कर रहे हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में। फिर रेशमा राघवेंद्र, वो भी प्लेबैक में बहुत ही अच्छा कर रही हैं। साथ ही रेशमा राघवेंद्र जो हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो में तब मध्य प्रदेश हुआ करता था जब हम यहाँ पर थे, तो ऑल इंडिया रेडियो में गज़ल के ऑल इंडिया कंपटीशन में हर साल एक कंपटीशन होता है ऑल इंडिया रेडियो का। उस कंपटीशन में जो पहला अवार्ड आया था गज़ल में, वो मेरा आया था रायपुर AIR में। और रेशमा राघवेंद्र जो है, हमारे वहाँ AIR में हिंदुस्तानी का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन कंपटीशन में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी मनाही नहीं है, आप जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा है। तो मैंने पूछ के उससे कि भाई ऐसा कुछ होता होगा तो तुम भर दो फॉर्म। पहले साल उसने भरा, उसका रीजनल पे सिलेक्शन हुआ लेकिन फाइनल में नहीं हुआ। अगले साल फिर उसने भरा, और जो गज़लें गुरुजी की कॉम्पोजिशन मैंने गाई थी मेरे कंपटीशन के समय, वही गज़लें मैंने उसको सिखाई और उसने वही गाई, और उसको भी पहला प्राइज़ ऑल इंडिया में त्रिवेंद्रम AIR स्टेशन का पहला गज़ल का प्राइज़। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है अमृता जी कि महेंद्र सिंह सिब्बल फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया कल्याण सेन जी की स्मृति में। और भाई देवेंद्र सिंह सिब्बल जी ने इस आयोजन को संचालित किया। आपने वहाँ बहुत ही यादगार प्रस्तुति दी है। तो आप बताना चाहेंगे कि आगे आपकी क्या योजनाएं हैं और क्या आप करना चाहेंगे? वैसे आपके पहले वाले प्रश्न में 2 और लोग हैं, उनका भी मैं नाम ले लूँ। नारायणी गोपन बहुत ही अच्छा प्लेबैक अभी कर रही हैं। कांजना श्रीराम, वो भी बहुत अच्छा प्लेबैक कर रही हैं। और देवानंद SP, जो कि ऑल इंडिया में वेस्टर्न में वो फर्स्ट आए हैं। और साथ ही वो
गज़ल में उन्होंने काफ़ी बड़े कलाकारों के साथ बॉम्बे में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। जी। तो ये सब मेरे बिल्कुल 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से मेरे पास सीखे हुए बच्चे। वाह, बहुत ही अच्छा, गर्व हाँ, की अब बात है आगे, हमारे लिए। अब अगला वही मैं क्वेश्चन। कह रहा था कि स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृति में जी देवेंद्र सिंह सिब्बल जी ने आज एक बहुत ही अच्छा आयोजन रायपुर वासियों के लिए किया, और जी उसकी मंच की मुख्य कलाकार आप थीं। जी। तो आपको कैसा लगा छत्तीसगढ़ में इतने लंबे समय बाद आपने कार्यक्रम दिया? देखिए, छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर में आके थोड़ा सा भी कुछ कर पाना बहुत सौभाग्य की बात लगती है जी, मुझे, जी, क्योंकि इतने सालों का गैप है। मतलब आती ज़रूर हूँ, लेकिन हमेशा ये हो नहीं पाता कि सिर्फ मैं कॉन्सर्ट करने आ रही हूँ, जैसा भी। जी, लेकिन अभी जो है कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में केरल में रहने की वजह से, तो मैं जस्ट आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं नाट्यवेदा कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स केरल में त्रिवेंद्रम में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेज है, वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल हूँ। जी। तो उस पोस्ट के नाते मुझे कई बार मीटिंग में यहाँ पर आना पड़ता है, और इसी वजह से रायपुर आना जाना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है, और जब भी आऊँ तो सब पूछते हैं कि कार्यक्रम रखना है, आप पहले से बता दीजिएगा। तो इस बार जब आना हो रहा था, तब मैंने जैसे ही सर को बताया, हैप्पी सर को बताया, उन्होंने तुरंत ये अरेंजमेंट किया, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। बड़े कम समय में बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। जी जी। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आपका सौभाग्य भी रहा कि हमारे आदरणीय श्रद्धेय मदन चौहान जी भी आपके साथ मंच पर बैठे विराजे। ये बड़ा यादगार लम्हा है। जी। आगे क्या आपकी प्लानिंग है, योजनाएं हैं, और हमारे युवाओं को बताएं छत्तीसगढ़ के कि वो कैसा प्रयास करें, किस दिशा में प्रयास करें? जी, देखिए, प्लानिंग जो है, अभी मैं जिस तरह के काम कर रही हूँ, सिखाना, गाना, परफॉर्म करना, ये तो चलिए ठीक है, जी, हो रहा है। जी, इसके अलावा भी जो काम हो रहा है वो है कि समाज में संगीत की ज़रूरत किस तरह से है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गायक हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परफॉर्मर हो, लेकिन एक संगीत से जो सांगीतिक चिकित्सा की बात हम करते हैं, जी, है ना, म्यूज़िक जी, थेरेपी की जो बात की जी, जाती है, तो म्यूज़िक थेरेपी का मतलब क्या है कि किसी को कोई भी गाना सुना दे और वो थेरेपी में वो ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जी, उसका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक अलग तरह का सेटअप होता है, एक अलग तरह की काउंसलिंग होती है, जी, जो कि मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। जी, और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि जैसे कि ऑटिज़म एक रोग होता है, जी, और जो बच्चों में जन्म से होता है, और उसमें ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो संगीत से काफ़ी उनका लगाव होता है, जी, रिदम और सुर से। जी, तो ऐसे बच्चों को लेकर उनके साथ काम करना, उनको संगीत में मतलब कम से कम तैयार करना कि उनका स्पीच डेवलप हो सके, इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे बहुत ही प्रोजेक्ट में अच्छा है, और ये प्रयास। मैं कर भी रही हूँ। बिल्कुल थोड़े थोड़े मतलब समय के लिए करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे रेगुलर रूटीन के उसमें हैं, और इन्हीं को लेकर मैं आगे काम करना चाहूँगी। हम तो आपसे ये भी चाहेंगे जी, कि आप छत्तीसगढ़ में भी आएँ और यहाँ के भी बिल्कुल, संगीत मेरी कलाकारों बहुत को इच्छा है कि प्रोत्साहित मैं करें। अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करूं, और जी, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूं कि इस तरह के कुछ काम की गाँव में जाकर बच्चों के टैलेंट समझकर उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता जी, है। जी, और उसके लिए अगर गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है, नहीं तो कुछ एनजीओज़ से अगर सहायता मिलती है, डेफ़िनेटली मैं हमेशा तैयार हूँ कि मैं आऊँ, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करके ही मैं कर पाऊँगी। और इसके लिए बहुत कुछ, एक धैर्य की ज़रूरत जी, होती है, एक पेशेंस की ज़रूरत होती है, और जो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कर पाऊँगी। तो जाते-जाते एक आध कोई सुंदर सा धुन या स्वर आप सुनाती जाएँगी तो बड़ा अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। कोई राग या कोई गीत आपका सबसे प्रिय हो? मैं आपको लता मंगेशकर अवार्ड जिस भजन में मुझे मिला था, वाह! वो मैं आपको सुनाती हूँ, और जी, इसको सुनाने का एक और कारण है। आज हमने कल्याण दादा का स्मृति में हमने ये काम किया, जी, ये जो जी, प्रोग्राम किया। अ, लता मंगेशकर अवार्ड के बाद डॉक्टर अरुण सेन, कल्याण दादा के फादर जो थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सुगम संगीत किसे कहते हैं, और उसमें उन्होंने मेरे इस भजन का उदाहरण दिया था। वाह! तो वो चीज़ मैं अभी भी याद रखती हूँ, और इस भजन को जब भी गाती हूँ, गुरुजी तो हैं ही, उनको भी मैं ज़रूर याद कर लेती हूँ। ज़रूर, ज़रूर। तो रघुवर तुमको मेरी लाज
सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघ खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। तुलसीदास पर कृपा कीजे, तुलसीदास पर कृपा कीजे, भक्ति दान देहु आज, रघुवर तुमको मेरी लाज। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम चाहेंगे कि आप छत्तीसगढ़ की माटी पर एक बार आएँ, स्थायी रूप से रहें, यहाँ की प्रतिभा को भी संवारें। और साथियों, आज अमृता जी ने जो बातें कही बहुत प्रेरक है। उनके संघर्ष की दास्तान जरूर आपको प्रेरणा देगी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।